हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12th मैथ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस, और उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या पॉसिबल हैं, क्या आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसिस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो बताइए जरा, देखो ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि स्टार्टिंग से जब हमने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपने एनसीईआरटी की सभी वीडियोस को फॉलो किया है। उसके बाद अब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, दैट इज़ वन शॉट रिवीजन चैप्टर 3 का भी देखा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के वीडियो आपको मिले थे, आपने उसे भी कंप्लीट किया है, और अब आप लोग एमसीक्यू वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली है ना, तो अभी तक आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसिस, बताइए कितनी मैट्राइसेस बन सकती हैं जिसका ऑर्डर 3x3 हो विद ईच एंट्री 0 और 1, जिसमें एंट्री आप 0 या 1 कर सकते हो। तो ऐसी कितनी मैट्राइसेस बन सकती हैं? तो चलो ठीक है, काम करते हैं। तो मैम इनने कहा है कि 3x3 ऑर्डर होना चाहिए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x3 का ऑर्डर होना चाहिए। अच्छा, अगर मैम 3x3 का ऑर्डर है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 × 3 9 एलिमेंट्स आएंगे। इसमें 3 रोज होगी और 3 कॉलम होंगी, और एलिमेंट कितने होने वाले हैं? 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं। अब 9 एलिमेंट्स को हम कैसे फिल कर सकते हैं? हमारे पास क्या ऑप्शन है? ठीक है, कितनी पोजीशन है आपके पास फिल करने के लिए? 9 पोजीशन है। तो एक काम करते हैं, 9 पोजीशन को ना ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 पोजीशंस को मुझे अपनी मैट्रिक्स को फिल करना है, क्योंकि जितनी अलग अलग एलिमेंट्स को मैं फिल करके बनाऊंगी उतनी ही मुझे 3x3 की अलग अलग मैट्रिक्स मिलती जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है कि या तो 0 या तो 1। 0 और 1 एलिमेंट की हेल्प से आप कितने 3x3 के मैट्रिक्स बना सकते हो? तो मैंने कहा 3x3 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 9 होंगे, मतलब मुझे 9 पोजीशन को सोचना है कि मैं कैसे कैसे फिल कर सकती हूँ। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी मैट्रिक्स बन पाएगी। तो मैंने कहा 9 पोजीशन है, और हर पोजीशन को फिल करने के लिए इन्हें कहा या तो 0 या तो 1, यानी आई हैव 2 ऑप्शंस टू फिल ईच पोजीशन। इसे फिल करने के लिए 2, अगेन इसको फिल करने के लिए भी दो एलिमेंट्स हैं, 0 या 1। यहाँ पे भी 2 हैं, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। हर एक पोजीशन को फिल करने के लिए आई हैव 2 ऑप्शंस, आइदर 0 और 1। तो ये जो ऑप्शंस हो गए यही मुझे बता देंगे कि कितनी मैट्रिक्स बनने वाली है 3x3 ऑर्डर की, जिसका हर एलिमेंट या तो 0 हो या तो 1 हो। ठीक है, सो 2 to the power 9, क्योंकि 9 मेरे पास पोजीशन है और हर पोजीशन को 2 तरीके से फिल कर सकती हूँ। तो टोटल मैट्राइसिस कितनी बनेगी? 2 की पावर 9, और वो होता है 512, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछे बताओ कितनी मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का बन सकता है विद ईच एंट्री 0 और 1। तो अगर अपन ने ऐसा क्वेश्चन बना ही लिया है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। क्वेश्चन ये है कि कितनी पॉसिबल मैट्राइसेस बन सकती है जिसका ऑर्डर 2x3 है विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आसानी से हमारा फिनिश हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देने का मेन मकसद ये है कि जो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस होती है, दैट इज आपका रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ अ रो मैट्रिक्स इज वन विच कंटेन्स ओनली 1 रो, तो क्या ये बात सच है? इज इट ट्रू और फॉल्स? व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स?
व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ी है वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन से आप ये समझ लो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अगर आपको जल्दी जल्दी से वो कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है तो वन शॉट रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। बहुत लंबा वीडियो भी नहीं है, छोटा सा वीडियो है, उसको देखो और फटाफट कंसेप्ट्स को फिनिश करते चलो। रिवीजन के लिए बेस्ट है आप वन शॉट रिवीजन की वीडियोस पे जाएं, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी मैंने आपको बताई है, वहाँ पे हम लोगों ने ना क्वेश्चंस को भी लिए हैं और क्वेश्चंस मोस्टली वो हैं जो कहीं ना कहीं PYQ में या किसी डिफरेंट बुक में या आपकी NCERT बुक के जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उन सभी क्वेश्चंस का एक मिक्सचर बना के मैं आपके वन शॉट में रखती हूँ ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। तो एक बार टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ज़रूर पढ़ें। रो मैट्रिक्स, क्या मैंने ये स्टेटमेंट सही दी थी कि आर रो मैट्रिक्स इज वन विच कंटेन्स ओनली वन रो? ट्रू और फॉल्स कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर आप करेंगे, ठीक है। अच्छा रहा करे अगर आप लोग जब भी आंसर करते हो ना तो क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो साइड में, ठीक है, या तो टाइम मेंशन कर दिया करो या फिर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर ये, तो फिर मुझे याद जल्दी आ जाता है। ओके चलिए जी। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैट्रिक्स ए आपके पास है, AIJ टाइप का है, P क्रॉस Q इसका ऑर्डर है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब? जब P ग्रेटर देन Q हो, जब P लेस देन Q हो, या फिर P Q के बराबर हो, या नन ऑफ दीज। आप लोग अभी हंस रहे होगे, मैम इसका आंसर सी है, P इक्वल टू Q। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके रोज एंड कॉलम समान होते हैं, बराबर होते हैं। बेसिकली P क्रॉस Q क्या है? P क्रॉस Q ऑर्डर बताता है, और ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर हम लिखते हैं रो क्रॉस कॉलम से, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। अगर आपके नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, तो जो आपकी मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। काफी सवाल पूछ लिए मैंने आप लोगों से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि ए आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है एंड ये एक्सप्रेशन आपके पास है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, x प्लस वाई की क्या वैल्यू है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे देखो मैम x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, इसके लिए तो हमको ना यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमको x एंड y मिल जाएगा, और जब हमको x एंड y मिलेगा तो हम उन्हें ऐड कर देंगे और आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। ये भी आपका पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली ना तो आपको सीरियसली हर क्वेश्चन ईजी लगेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। सबको मल्टीप्लीकेशन आता है मैट्रिक्स का? देखो एक बार फिर सीखते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा अपना? a इंटू ए मैट्रिक्स है 3 1 7 5, ओके, इंटू ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास? 3 1 7 5। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं इसको। हाउ टू मल्टीप्लाई? पहली रो पहला कॉलम, एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो 3 3 9 प्लस 1 इंटू 7 7। चेक कर लो एक बार, 3 3 9 प्लस 1 इंटू 7 इज 7। ओके, अब क्या करना है मैम? क्या रो स्विच करना है? नहीं, रो आप तब तक स्विच नहीं करेंगे जब तक आपके सभी कॉलम फिनिश ना हो जाए। अभी तो सिर्फ एक कॉलम फिनिश हुआ है, अब आप अपने दूसरे कॉलम को पकड़ेंगे। रो तो आपकी वही रहने वाली है, एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, बीच में आएगा एडिशन का साइन, यानी 3 1 3 प्लस 1 इंटू 5 इज 5। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। सो 3 1 3, 1 इंटू 5 5। अब क्या करना है आपको? अब आपको जाना है दूसरी रो की तरफ और पहले कॉलम की तरफ। 7 3 21 प्लस 5 7 35। चेक करो, 7 3 21 प्लस 5 7 35। इसके बाद आप दूसरी रो दूसरे कॉलम पे जाएंगे। 7 इंटू 1 7 प्लस 5 इंटू 5 25। चेक करो, 7 इंटू 1 7 प्लस 5 इंटू 5 25। अब क्या करना है मैम? अब तो ऐड करना है। 9 प्लस 7 16, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 5 3 8 और 7
7 और 5, 5 और 5 10 होता, 11 12 है ना, 12 32, सो 32 आ रहा है आपका ए स्क्वायर, मतलब ये सॉरी लास्ट एलिमेंट उसका 32 आ रहा है। ए स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास 16 8 56 एंड 32, ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब बस जाके ना मुझे इसमें एलिमेंट को रखना है और कंपेयर करना है, तो इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। चलो 25 और 5 30 32, हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। आई होप मल्टीप्लिकेशन सबको याद आ गया है। अब मैं उठाऊंगी अपनी इस एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए। ए स्क्वायर मेरे पास क्या है जी, ए स्क्वायर है 16 56 8 32 प्लस एक्स आई क्या है मेरे पास 1001 इज इक्वल टू वाई इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 3175, ठीक है जी 3175। मैंने जो भी एक्सप्रेशन मेरे पास था यहाँ पर मैंने सबको रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है मैम, अब ये स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो, x स्केलर की तरह रोल प्ले करेगा, y भी स्केलर की तरह रोल प्ले करेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो ये बनेगा 16 56, ये लिखा है 16 56 8 32 इज इक्वल टू सॉरी प्लस x 0 0 x इज इक्वल टू y का मल्टीप्लाई कर दो 3y 7y y 5y, चेक करो 3y y 7y 5y। अब क्या करना है आपको, अब मैम ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बीच में एडिशन का साइन है, तो यस एडिशन इज पॉसिबल, लेट्स ऐड देम। चलो इन्हें ऐड करते हैं। हाउ टू ऐड मैम, करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड, अच्छा ठीक है, तो चलो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं। 16 प्लस एक्स 16 प्लस एक्स, 8 प्लस 0 8, 56 प्लस 0 56, 32 प्लस एक्स 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या अपने पास 3y 7y y 5y। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इक्वेट करना है। तो कैसे इक्वेट करेंगे, देखो ये तो इसके बराबर होगा, तो यहाँ से 8 इज इक्वल टू y आ गया, ठीक है क्लियर है। 7y इज इक्वल टू 56, देखो जहाँ जहाँ y है ना हर जगह इक्वेट करके देख लो, अगर सेम मिलेगा तभी कहोगे, अदरवाइज क्या दोगे, नॉट पॉसिबल। तो देखो मैम यहाँ भी y है, चलो इसको इससे इक्वेट करते हैं, वो उसका करस्पॉन्डिंग है। ऐसी हवा में हम किसी को भी किसी से इक्वेट नहीं कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से भी y की वैल्यू 8 आ रही है। ओके अब एक काम करते हैं, इसको इससे इक्वेट कर देते हैं। सो वी हैव 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3y, यानी कि 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 8 24, यानी x इज इक्वल टू 24 माइनस 16, मतलब x भी अपना 8 आ रहा है। 16 ओके 16 प्लस 4 20 24, यस ठीक है। x कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अच्छा और कहीं x है क्या, हाँ मैम यहाँ पे भी है, चलो इधर भी चेक कर लेते हैं। सो ये कितना है 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 5y, 5 8 जा 40, हर जगह सही आ रहा है, ठीक है। हर जगह हमने कंपेयर करके देख लिया, तो x एंड y की वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, हर जगह सेम निकल के आ रहा है, तो x 8 आ रहा है और y भी आपका 8 आ रहा है। क्वेश्चन वालों को क्या चाहिए, क्वेश्चन वालों को चाहिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी 8 प्लस 8 दैट मीन्स 16, तो 16 आपका आंसर है ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे होती है गलती, गलती क्या है कि आप ना देखो यहाँ तो बाई चांस सब बराबर आ गया, लेकिन याद कीजिए एक्सरसाइज 3.1 इन द बुक एनसीईआरटी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 है शायद, या फिर 3.2 एक्सरसाइज में हो सकता है। तो उसमें क्वेश्चन था कि बताओ x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है, याद है आप लोगों को, जहाँ पे y की वैल्यू 7 आ रही थी और x की वैल्यू -7/3 और 2/3 आई थी। एक ही क्वेश्चन में दो अलग x आपको मिल रहा था, तो जब ऐसा हो जाए तो आप कहेंगे कि इन क्वेश्चन में वैल्यूज फाइंड करना इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखना कि जब भी मैट्रिक्स को आप इक्वेट कर रहे हो, अगर आप वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हो, तो जहां जहां वो वेरिएबल लिखा है आपकी मैट्राइसिस में, हर जगह कंपेयर करो, हर जगह सेम आना चाहिए। अगर हर जगह सेम आएगा तभी आप x और y की वैल्यू बता सकते हो, अदरवाइज आप कहेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, दैट इज 16। क्वेश्चन नंबर 3 का काम खत्म। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। गिवन दैट ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, एमसीक्यू टाइप के पेपर हुए थे आप लोगों के सीनियर्स के, राइट।
सो गिवन दैट ए आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर 3i के बराबर है, तो बताओ इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो सच है। तो पता है कुछ ऐसे चैप्टर है 12th क्लास में, मैं सीरियसली बताऊँ ना, अगर कोई मुझसे पूछे सबसे प्यारी क्लास कौन सी है, तो 2 ही क्लास सबसे प्यारी होती है, एक होती है 10th और एक होती है 12th। ठीक है, इतना ईजी सिलेबस होता है ना कि लाइक आपको मज़ा आ जाता है सॉल्व करने में, राइट। आप लोगों की कौन सी फेवरेट क्लास है ये भी बता सकते हो। खैर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3i है, तो जैसा इनने कहा है हम वही काम करेंगे, इक्वेट कर देंगे और बता देंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है इसमें से। तो ये टेंशन लेना नहीं, ये अल्फा बीटा गामा देख के सोचना नहीं है मैम ये अल्फा बीटा गामा, अरे कुछ नहीं, सिर्फ वेरिएबल्स है। ठीक है, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, साई लिख दें, फाई लिख दें, आपको नहीं डरना। आपको तो बस पता है ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए निकालना है, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस ये भी हम जानते हैं। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 3 इंटू आई ये तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आई में हम ये भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अल्फा बीटा गामा साई फाई कुछ भी बना दे, टेंशन नहीं लिया करो आप। चलो जी, ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, साथ में बताएंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये रहा गामा, ये रहा माइनस अल्फा। इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से क्या मतलब, मैट्रिक्स को लिख दो, भावनाओं को समझ जाया करो आप। दिस इज अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा गामा, ये रहा माइनस अल्फा। चलो जी, हाउ टू मल्टीप्लाई। मैम पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट वाइज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो पहली रो पहला कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा गामा। पहली रो दूसरा कॉलम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा बीटा। कोई ये तो नहीं कह रहा कि मैम बीटा अल्फा लिखो, अरे कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन तो। ठीक है, तो आई होप ये कोई परेशानी का एक कारण नहीं है। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू अल्फा, बीटा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, बीटा इंटू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा बीटा। इससे क्या हुआ, ये दोनों उड़ गए यानी 0 बन गया। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, गामा इंटू अल्फा, अल्फा गामा प्लस माइनस अल्फा इंटू गामा, माइनस अल्फा गामा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर ये और ये गामा इंटू बीटा, गामा बीटा, माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लिकेशन क्लियर है ना, पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट वाइज कीजिए मल्टीप्लिकेशन, बीच में आता है एडिशन। दूसरी रो पे तब तक नहीं जाओगे जब तक आपके सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। सो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, जब सब कॉलम फिनिश हो जाएंगे तब आप दूसरी रो पे आओगे, फिर पहला कॉलम, अगेन वही कहानी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, जैसा भी मतलब गिवन है। ठीक है, क्लियर है, हमको ए स्क्वायर मिल गया। अब ये सब हटा देती हूँ, है ना, ए स्क्वायर आपको मिल गया। सो यहाँ पे रख देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3i है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, एंड दिस इज इक्वल टू 3i। सो ये रहा 3i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। चलो जी, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी का साइन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर इक्वेटेड, तो मैं इसको 3 से इक्वेट करूंगी। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 3, 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, इसको भी वही सेम ही चीज़ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 3, दोनों सेम ही चीज़ है, तो नो प्रॉब्लम। तो मैम ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अरे तो ठीक है ना, शिफ्ट कर देते हैं इनको यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। अब बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा एंड दिस इज इक्वल टू 0। बेसिकली मैं इनको यहाँ लेकर आ गई तो वो 0 हो रहा। ठीक है, चलो जी, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है सी। कोई परेशानी किसी को, बस जैसा एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन पे काम करते चलो। मल्टीप्लिकेशन हमको आता है, इक्वेट करना हम जानते हैं, और आंसर को टिक तो हम आसानी से कर ही देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन a प्लस a डैश इज इक्वल टू i, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। हमारे पास a मैट्रिक्स है और एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया है कि ऐसा होता है,
कि a प्लस ए डैश तो आई है, बता दो अल्फा की क्या वैल्यू होगी। तो मैम कैसे करेंगे, सोचना ही नहीं है आपको कुछ। इन्हें कहा ना a प्लस ए डैश आई है, तो चलो काम पे लग जाते हैं। a है, a डैश निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और i से इक्वेट करते हैं, फिर कुछ ना कुछ देखना अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी। सो a ये रहा, तो a डैश क्या होगा, a डैश का मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज बने कॉलम, तो रोज को कॉलम बना दो, ये बनेगा कॉज अल्फा, ठीक है जी, माइनस साइन अल्फा, ये क्या है साइन अल्फा कॉज अल्फा, चेक कर लो, ये इधर ये इधर। अब a प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, तो हमने कहा ठीक है ना, a क्या है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड दिस इज कॉज अल्फा, प्लस ए डैश क्या होगा आपका कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा इज इक्वल टू आई क्या होता है जी मैम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं, डायगोनल पे तो मैम 1 आता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं। क्या मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकती हूँ? क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे आप और बताएंगे यस और नो। आंसर क्वेश्चन क्या है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, ये मेरा सवाल है। ठीक है, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, इसका आंसर आप लोग प्लीज मुझे देना। ठीक है, चलो जी, जितने भी क्वेश्चंस हो गए सबके आंसर लिखेंगे आप लोग। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी। अब a प्लस ए डैश भी कर देते हैं। चलो जी, a प्लस ए डैश, दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड। कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा क्या होगा, 2 कॉज अल्फा होगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या होगा 0 होगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब क्या करेंगे मैम, इक्वालिटी का साइन है, दो मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स विल बी इक्वेटेड, यानी 2 कॉज अल्फा 1 के बराबर होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉज अल्फा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, 2 कॉज अल्फा इक्वल टू 1, सेम ही चीज है, तो एक ही बार लिख दो। तो कॉज अल्फा अगर हाफ है तो अल्फा क्या होगा, सिंपल सोचो कि अल्फा मतलब कॉस के किस एंगल के लिए आपको 1/2 मिल जाता है। 1/2 कब आता है कॉस में, कॉस में 1/2 आता है मैम 60 पे, कॉस 60 1/2 होता है, यानी अल्फा की वैल्यू विल बी π/3। मतलब यहाँ पे से हमारे पास जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। ठीक है, जो ये लोग दे देते हैं ना आपको, बस उसी को फॉलो करते चलना है, बेसिक सा मैथ्स लगाना है और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ सकते हैं पेपर में, 3.4 का आई थिंक एमसीक्यू है, लेकिन स्टिल ये पता होना चाहिए अपन को। मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ कब, जब, ये तो डायरेक्टली आप याद रखो, AB BA के बराबर हो एंड दैट इज इक्वल टू I। ठीक है, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। तो अगर ये I के बराबर है, या तो आपका AB I के बराबर हो या तो आपका BA I के बराबर हो, दोनों I के बराबर होना चाहिए, तो आप उनका इन्वर्स निकाल सकते हो। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, अगर कोई मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बताओ वो मैट्रिक्स क्या है, क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या वो जीरो मैट्रिक्स है, क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, या नन ऑफ दिस। सबसे पहली चीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब A डैश आपका A के बराबर हो, तो जब भी A डैश A के बराबर है उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं, और जब भी A डैश माइनस ऑफ A के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। नहीं यार, पहले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, अदरवाइज दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, सुनो, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब A डैश A के बराबर हो। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब A डैश माइनस ऑफ A के बराबर हो। इसके सोल्यूशन पे आएंगे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा, उसका जवाब आप लोग अभी बता दो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है,
तो सवाल ये है a प्लस ए डैश मैट्रिक्स क्या होगी, a माइनस ए डैश मैट्रिक्स क्या होगी, a प्लस ए डैश क्या होगा, ये क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, a माइनस ए डैश क्या है, इज इट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है मैम, सारे सवाल तो आप हमसे ही पूछ लेते हो, अरे सब पढ़ाया है आप लोगों को वन शॉट रिवीजन में। ठीक है, तो पूरा रिवीजन कराने के बाद ही बार बार सवाल पूछती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे, जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। चलिए जी, a प्लस ए डैश क्या है कमेंट सेक्शन में, a माइनस ए डैश क्या है कमेंट सेक्शन में। तीसरा सवाल, एक और सवाल बहुत मन कर रहा है पूछने का, चलो पूछने दो। किसी भी मैट्रिक्स A को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बताओगे। यहाँ पे कंडीशन होती है ना, A इज इक्वल टू कुछ, यहाँ लिखते हैं फिर यहाँ लिखते हैं, तो वो आपको लिख के बताना है। कोई मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ क्या फिल करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को डालोगे और पहले इसका आंसर फिर इसका आंसर और फिर यहाँ पे 2 डैश में क्या आएगा वो भरना है आपको। क्लियर है ये चीज़। और अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो वन शॉट रिवीजन वीडियो एक बार देख लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी आपको मिल जाएगी। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में पढ़ोगे ना तो जल्दी जल्दी कंप्लीट होती जाएंगी चीज़ें। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए। अब आप लोग शायद ना चिल्ला के आंसर दे रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो इसका, जीरो मैट्रिक्स, क्यों इसका आंसर जीरो क्यों होगा। मैम देखो ना, एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है। अब मैट्रिक्स, इफ द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो बताओ ए क्या है। तो आपने कहा देखो सिमेट्रिक तो होता है कि ए डैश ए के बराबर है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए डैश माइनस ए के बराबर है। अब हमें, आपने जीरो मैट्रिक्स बोला लेकिन कैसे बोला, उस पर जरा विचार करते हैं। सो इन दोनों की LHS सेम है ना, तो RHS भी सेम होंगे, यानी ए किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। इसको उठा के यहाँ लेके जाओ तो a प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2a आपका 0 हो जाएगा, 2 तो 0 होगा नहीं, यानी a क्या हो जाएगा 0, यानी a मैट्रिक्स क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। वो ही कह रही हूँ, कुछ भी पूछ ले ये लोग, मैथ्स वाले हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हम तो प्रूव करके चीज़ों तक पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट याद रखो कि यहाँ पे मतलब अगर ए मैट्रिक्स ऐसे बैठ के अपन याद कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए जीरो मैट्रिक्स है, याद नहीं करना आपको, आपको तो सीधे प्रूव करना है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है तो 100% वो क्या होने वाली है, वो एक जीरो मैट्रिक्स होने वाली है, और हवा में नहीं कह रहे, प्रूव है हमारे पास। अच्छा, अब इतनी बातें करने पे ना एक सवाल और पूछना है, से ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सवाल हो गए, से ट्रू और फॉल्स। diagonal elements of skew symmetric matrix is 0, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 4 सवाल हो गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर और फोर्थ आंसर। तो मजा आएगा, जैसे ही वीडियो देखो ना उसी समय पे आंसर कर देना। चलो, सो ये इसका आंसर देंगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं हमेशा। इज इट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये मैट्रिक्स क्या है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है मैम जिसके डायगोनल में ना कुछ एलिमेंट्स लिखा हो। अब ये डायगोनल क्या होता है, अरे मैट्रिक्स में वो पोजीशन वाले एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन से वो मैम, जहाँ पे A11, A22, A33, ANN हो। अच्छा, तो वो डायगोनल एलिमेंट्स में एंट्री होनी चाहिए, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो शून्य होने चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, डायगोनल तो ये है नहीं। ठीक है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अरे मैम स्केलर मैट्रिक्स ना डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। किसमें, स्केलर मैट्रिक्स में। और मैंने कैसे याद करवाया था, S स्केलर, S सेम। ठीक है, S फॉर स्केलर, S फॉर सेम। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम यहाँ पे, क्योंकि ये सब तो 0 नहीं है ना, इनको तो 0 होना था। सो दिस इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप कहोगे
इसको चेक कर लेते हैं। वैसे सब देख के भी बता सकते हो। देखो ये अपोजिट साइन और अपोजिट साइन, अगर इन पोजीशन के एलिमेंट्स अपोजिट साइन के हैं इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं अपन, उसके बाद पूरा आंसर देंगे। सपोज इसका नाम ए हमने रख दिया, 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0, ठीक है राइट। मान लो आपको याद नहीं आ रहा कैसे चेक करना, तो बेसिक सी डेफिनेशन पे जाओ, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, क्योंकि अब दो जो ऑप्शन है आपके पास सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें ट्रांसपोज तो लेना पड़ता है। तो चलो जी इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सो ए डैश हमारे पास क्या आएगा, रोज बने कॉलम, तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा। अगेन ये वाली रो भी आपकी कॉलम और ये वाली रो भी आपकी क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। सो रोज बने कॉलम, ये इधर और ये इधर। क्या इसका ट्रांसपोज लेके आपको यही मैट्रिक्स मिल रही है? नहीं मैम, एक काम करो माइनस का साइन कॉमन ले लो। तो अगर आप यहां से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो एंटायर मैट्रिक्स में से लोगे, तो ये 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। अब जरा चेक करना, 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। अरे हाँ ये क्या हो गया मैम, ए डैश तो ना माइनस ऑफ ए के बराबर हो गया। इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है ये, इसका मतलब इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए डैश माइनस ऑफ ए के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक तो वैसे भी थी नहीं, देख के ही समझ में आ रहा था, लेकिन तो भी कंफर्मेशन के बाद ही आंसर टिक करना, ठीक है। चलो जी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 भी पॉपुलर क्वेश्चन है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो बताओ ये किसके बराबर होगा। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये गिवन है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब -7a किसके बराबर होगा। तो कुछ मत करो, a प्लस बी का होल क्यूब जानते हो ना, बस यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो और इस कंडीशन की हेल्प ले लो, अपने आप ही आपको आंसर पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। सो i प्लस a का होल क्यूब क्या होगा, i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर -7a। आइडेंटिटी का क्यूब विल ऑलवेज गिव यू आइडेंटिटी ओनली, ठीक है। तो ये तो हमेशा आई रहने वाला है। ए क्यूब को आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, आइडेंटिटी का स्क्वायर आपको आइडेंटिटी ही देगा, दिस इज ए 3i। ए स्क्वायर गिवन है ए के बराबर -7a। इसके बाद देखिए दिस इज i प्लस ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो ये a इंटू ए हो जाएगा। अगेन ए स्क्वायर बनेगा और ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो रख दोगे आप। आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन ए से करोगे, आइडेंटिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो i इंटू ए विल गिव यू a ओनली, तो ये बन जाएगा 3a प्लस i इंटू ए, फिर से a देगा आपको, तो 3a -7a। तो कितना हो रहा है, 3 3 6 7 -7, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ i आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी i, राइट। परफेक्ट है ये क्वेश्चन। तो बस a प्लस बी का होल क्यूब लगाना था, याद रखना था कि i a, ठीक है, या फिर ai a के बराबर होता है। फिर वो कंडीशन जो गिवन थी a स्क्वायर इक्वल टू a, उस कंडीशन से खेला अपन ने, राइट। आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो, 3 है 2 है, तो वो i ही होता है। इतनी सी बातें बस हमें पता है, तुम्हारा काम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें कुछ पूछना चाहते हो क्या मैम आप? नहीं, बस यही सवाल था इसमें, ठीक है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर के ऊपर ना बहुत अच्छे से खेलेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे लिखा है कि अज्यूम x, y, z, w and p are matrices of order 2 cross n, 3 cross p, 2 cross p, n cross 3 and p cross k respectively. The restriction on n, k, p so that ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो, ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो, ऐसी क्या रिस्ट्रिक्शन n, k और p पे होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन यूज हुआ है, p, y और w। तो चलो सबसे पहले ना इनका ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है। सो y है सेकंड पोजीशन पे, यानी ये रहा y का ऑर्डर, दिस इज 3 क्रॉस k।
फिर है आपके पास W, फोर्थ पोजीशन पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो W का क्या ऑर्डर है, n क्रॉस 3। फिर है P, P कहाँ लिखा है, लास्ट पे, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है P क्रॉस K। ठीक है, तो मैंने जो भी मैट्रिक्स हमारे पास है उसका ऑर्डर लिख लिया। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन में सबसे पहला काम क्या हुआ है, पी वाई, तो P इंटू वाई। तो पहले तो हम ये सोचेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल हुआ होगा। तो P का ऑर्डर है P क्रॉस K, Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K। तो अगर आपने पी वाई का मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसका दूसरा और इसका पहला सेम होना चाहिए। मतलब K की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और पी वाई का ऑर्डर क्या आएगा, पी वाई का ऑर्डर आ जाएगा P क्रॉस K। मल्टीप्लिकेशन में यही होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना है तो पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो, फिर इसका दूसरा इसका पहला शुड बी सेम, सेम है तो फिर जो बचा वो ऑर्डर कहलाएगा पी वाई का। तो क्या बच रहा है, पी के, है ना, तो P, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, P क्रॉस K। चलिए जी, प्लस W वाई। तो सबसे पहली चीज W और Y, मतलब ये हुआ है मल्टीप्लिकेशन, तो W का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 3, Y का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस K। तो अगर इस मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल होना था तो इसका दूसरा और इसका पहला शुड बी सेम। हाँ, वो तो सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी दैट इज n क्रॉस K। तो ये क्या हो जाएगा, n क्रॉस K हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, n क्रॉस K आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, इन दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस का साइन है। दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकती है, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो तभी ऐड हो सकती है। तो अगर मैं इन्हें ऐड करना चाहती हूं तो P तो मेरा n के बराबर होना चाहिए, और K तो खैर K के ही बराबर है। तो अगर P n के बराबर हो जाए और दूसरा रेस्ट्रिक्शन था K 3 के बराबर हो जाए, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, हाँ मैम, ऑप्शन ए, P शुड बी इक्वल टू n, K शुड बी इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ऑर्डर वाले क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बनानी है। जो बेसिक हमने सीखा है उस बेसिक को आपको याद रखना है, और फिर आप आसानी से ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बना लोगे। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके पेपर में इस पैटर्न का। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ऑन चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर लिया है। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के टेस्ट पेपर के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास KG से क्लास 12th प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। इसके साथ स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, कोई परेशानी है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स को आप जाके वेबसाइट उसकी चेक कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को चेक करो, वहाँ पे आपके हर एक क्लास के जो वीडियोस है ना, हर एक क्लास हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड है। जैसे कि चैप्टर अगर NCERT है, उसके बाद का 1 शॉट रिवीजन, MCQ, टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर्स, तो सब कुछ एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड है वेबसाइट पे। तो आप वेबसाइट को एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कर लेना। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो भी टीचर्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर ये नोट्स आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप अपने नोट्स तक पहुंच सकते हो। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप बुक्स एंड ई बुक्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिल करना और बहुत ही जल्दी हमारी टीम आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगी। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।